नमस्कार साथियों, मैं ब्रजवासी शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम गणित की शिक्षण विधियों के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे और इन प्रश्नों का जो कि रीट में बार बार पूछे जाते हैं और रीट की तैयारी में आपके लिए सहायक हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बिठा देंगे। दूसरा ऑप्शन, अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे, अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। वेरी गुड। इसमें से कोई ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे, चौथा सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी? समावेशी कक्षा प्रश्न को आप दो बार पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न के अंदर ही इसका उत्तर छुपा होता है। जब अगर आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसका उत्तर उसी में आपको मिलेगा। गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आप क्या नीति होगी? गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वालों के साथ उनके जोड़े बना देंगे। उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे। गणित के बदले कोई दूसरा विषय देंगे। तो साथियों, इसमें आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे, क्योंकि यह कक्षा है वो समावेशी कक्षा है, विशेष कक्षा कक्ष नहीं है। समावेशी कक्षा कक्ष में सभी प्रकार के विद्यार्थियों का समायोजन होता है। चलो अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणित में शिक्षार्थियों की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्न में से कौन सी मूल्यांकन नीतियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन तीसरे प्रश्न के, पोर्टफोलियो, परियोजना, कागज पेंसिल परीक्षा, मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, कक्षा की सहभागिता। तीसरा ऑप्शन देखिए, जांच सूची, पोर्टफोलियो, कागज पेंसिल परीक्षा। अगला देखिए, जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता। तो साथियों, इसका उत्तर है वो सही है दूसरा। सबसे पहले मौखिक परीक्षा लेंगे हम, फिर उसके बाद कागज पेंसिल परीक्षा होगी, फिर कक्षा की सहभागिता। अब इसमें देखिए पहले ऑप्शन में पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो है साथियों, वो 1 से 5वीं तक आपके बच्चों का जो पूरा रिकॉर्ड होता है, बच्चे ने क्या सीखा, वो एक फाइल में होता है। उसको अपन पोर्टफोलियो कहते हैं, जो 1 से 5 तक। अभी स्माइल कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 8 के लिए भी यह पोर्टफोलियो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि स्माइल प्रोग्राम है जो कि कोरोना काल के अंतर्गत ही ये योजना शुरू की गई है। तो आप इसको ध्यान रखिए। पोर्टफोलियो है वो एक फ़ाइल होती है जिसमें बच्चे की पूरी आकलन, बच्चे ने क्या सीखा, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक सामान्यतः होती है। साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4।
कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता गणित के कक्षा में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, भी प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, ऑप्शन सी कक्षा की एक रसता को भंग करना, डी वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना। तो इस प्रश्न को देखिए, इसमें से जो भी विकल्प सही है उसको अपने को छांटना है। तो देखिए, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तो ये सही है। प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य होता है समस्या को सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये सही है। प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, तो ये भी आपका सही है। कक्षा की एक रसता को भंग करना, ये गलत है, क्योंकि किसी भी कार्य का यह उद्देश्य नहीं हो सकता। डी ऑप्शन को देखते हैं, वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना, ये भी सही है। तो आप इनमें से देखिए, पहले ऑप्शन में ए, बी और डी सही है, इसीलिए आपका पहला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? समतल, बिंदु, रेखा, चतुर्भुज के विकर्ण। तो आप देखिए, निम्न में से गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? समतल है, तो इसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते। बिंदु, रेखा, चतुर्भुज के विकर्ण को अपन परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका होगा डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए है सामान्यीकरण, सिंप्लीफिकेशन, मानसिक चित्रण, तीसरा है माप, चौथा है क्रम परिवर्तन। तो आपको इसको देखेंगे तो इसमें बीजगणित में कौन सा नहीं है सही? तो बीजगणित होता है, आप जानते हो, एक्स, वाई, जेड। बीजगणित में होते हैं चर और अचर। तो चर और अचर होते हैं, तो इसके लिए सामान्यीकरण जरूरी है, क्योंकि अगर सामान्यीकरण नहीं करेंगे तो बीजगणित की जो समीकरण हैं या सर्वसमीकरण हैं उनको अपन अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर सकते। मानसिक चित्रण भी जरूरी है, लेकिन बीजगणित में माप की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसका प्रश्न का उत्तर है माप। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना, प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, आपका अगला ऑप्शन है कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, ऑप्शन डी है प्रश्न हल करना। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देखिए, एक बार पुनः देखिए। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है, तो इसका आपका ऑप्शन है कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। प्रश्न रखेंगे तो जब ही प्रश्न रखेंगे जब कोई संदेह होगा, बिना संदेह के कोई प्रश्न नहीं रखता। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक में होते हैं बहुत सारे प्रमेय और उनकी उत्पत्ति, समन्वेषण के लिए प्रश्न, अभ्यास प्रश्न,
हल किए हुए उदाहरण। तो गणित की जो अच्छी पुस्तक होगी उसमें देखिए अभ्यास के लिए प्रश्न, समन्वेषण के लिए प्रश्न, प्रमेय और उसकी उत्पत्ति, हल किए हुए उदाहरण। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि जितने अधिक हल किए उदाहरण होंगे उतना ही जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, तो उसके हल करने के तरीके को समझेगा और अपने आप से कोशिश करेगा। इसीलिए अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए हल किए उदाहरण गणित में बहुत ही आवश्यक हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। प्रश्न को पढ़िए और इसका पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। दूसरा स्टेटमेंट अपन देखते हैं, उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपर्युक्त कथनों प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है। तो आप देखिए इस प्रश्न को, प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति, खंडन विधि, प्रत्यक्ष उपपत्ति, प्रतिस्थापित द्वारा उपपत्ति। इसमें से आपका आएगा प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति, क्योंकि इस प्रश्न में इसका प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति इसका उत्तर है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। गणित में दुश्चिंतता के लिए निम्न में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। देखिए दुश्चिंतता होती है जो बच्चों को एक फोबिया प्रदान करती है, इंग्लिश में अपन कह सकते हैं। तो कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। देखिए पाठ्यक्रम है, विषय की प्रकृति, लिंग, परीक्षा पद्धति। तो अपन देख सकते हैं कि परीक्षा पद्धति उत्तरदायी हो सकती है दुश्चिंतता के लिए। अगर परीक्षा की पद्धति सही नहीं है तो बच्चा इस चीज़ से भ्रमित हो सकता है, इस चीज़ से दुश्चिंतित हो सकता है। विषय की प्रकृति भी है कहीं ना कहीं जिम्मेदार, लेकिन पाठ्यक्रम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर पाठ्यक्रम सही नहीं है तो बच्चा चिंतित हो सकता है। मान लीजिए कक्षा 1 का कोई विद्यार्थी है और कक्षा 5 का पाठ्यक्रम सिलेबस उसके सामने रख दिया गया तो वो अवश्य ही चिंतित होगा, लेकिन लिंग का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं है। अगर कोई लड़का है या लड़की है तो उससे दुश्चिंतता का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी विशेषता संश्लेषण विधि की नहीं है। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। संश्लेषण विधि की बात हो रही है प्यारे साथियों। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन, यह परिकल्पना से प्रारंभ होती है तथा परिणाम के साथ समाप्त होती है। तीसरा प्रश्न, यह वह प्रक्रिया है जिसमें सभी ज्ञान सूचनाओं को एक साथ इकट्ठा कर उस बिंदु तक पहुंचाते हैं जहां अज्ञात सूचना स्पष्ट तथा सही प्रतीत होती है। चौथा प्रश्न, यह विश्लेषण विधि के विपरीत विधि है। तो देखिए प्यारे साथियों, इसमें कौन सी
विशेषता सही नहीं है, इसको देखना है। जो विश्लेषण विधि के विपरीत विधि है ये सही है। यह प्रक्रिया है जिसमें सभी ज्ञान सूचनाओं को एक साथ इकट्ठा कर उस बिंदु तक पहुंचाते हैं जहां अज्ञात सूचना स्पष्ट तथा सही प्रतीत होती है, ये भी सही है। यह परिकल्पना के दूसरा देखिए, यह परिकल्पना से प्रारंभ होती है तो परिणाम के साथ समाप्त होती है, ये भी सही है। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, ये गलत है क्योंकि इस विधि में ज्ञात से ज्ञात अज्ञात की ओर चलते हैं, नॉन से अननोन की तरफ चलते हैं। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यह स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए दूसरा और तीसरा और चौथा सही हैं और ये सही नहीं है, इसीलिए प्रश्न के अनुसार ये ऑप्शन देखिए। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं अपन। छात्रों की गणना में गति प्राप्त की जा सकती है चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास कार्य द्वारा। तो स्पीड का तो सीधा फॉर्मूला है करत करत अभ्यास की, तो अभ्यास जितना करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। गणित का सीधा फॉर्मूला है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगला प्रश्न देखिए साथियों, गणित में अभ्यास कार्य से मुख्यतया सहायता मिलती है। अभ्यास से किस चीज़ में सहायता मिलती है? पहला ऑप्शन विषय में समझ विकसित करने में, दूसरा ऑप्शन सिद्धांत को लागू करने की योग्यता में वृद्धि करने में, तीसरा ऑप्शन अधिगम के स्थानांतरण में वृद्धि करने में, चौथा ऑप्शन समस्याओं के हल करने की गति वृद्धि में। तो वही बात है जो पहले प्रश्न में दे रखी है कि गति में वृद्धि हो जाती, स्पीड में, समस्या को हल करने के स्पीड में। अभ्यास जितना करोगे उतने आपकी स्पीड बढ़ेगी। साथियों अभी हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सामान्यतया विद्यार्थियों की गणित सीखने में रुचि नहीं है क्योंकि क्या क्या कारण हैं देखिए। अध्यापक दैनिक जीवन में इस विषय पर उपयोगिता नहीं बताते। दूसरा ऑप्शन, अध्यापक इस विषय के आधारभूत समृद्धि पढ़ाने में पर्याप्त समय नहीं देते। तीसरा ऑप्शन, गणितीय संकेत गणितीय भाषा पर ज़्यादा हावी है। चौथा ऑप्शन, गणितीय अधिगम पूर्णतया बौद्धिक क्रिया है। तो प्यारे साथियों पहला ऑप्शन आपका सही है क्योंकि अगर आप किसी भी विषय की उपयोगिता नहीं बताओगे तो विद्यार्थी इसमें रुचि नहीं लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत की पहचान करनी है अपने को। मूल्यांकन प्रभावी, पहला देखिए, मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। तीसरा ऑप्शन, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगला ऑप्शन देखेंगे अपन, ऑप्शन नंबर 4, मूल्यांकन की प्रक्रिया सिर्फ विषय वस्तु पर ही केंद्रित होती है। तो उस प्यारे साथियों इसका आपका ऑप्शन है ऑप्शन 4, मूल्यांकन की प्रक्रिया सिर्फ विषय वस्तु पर ही केंद्रित होती है। यह प्रश्न है वो यह स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए यह देखिए आप, बाकी तीनों स्टेटमेंट ये सही हैं। अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न अपने से कहता है, गणित के संप्रत्यय विकास के लिए निम्न में से कौन सा क्रम उपयुक्त है? सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण तथा प्रत्यक्षीकरण। दूसरा ऑप्शन सामान्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण तथा अमूर्तीकरण। तीसरा ऑप्शन प्रत्यक्षीकरण, अमूर्तीकरण तथा सामान्यीकरण। चौथा ऑप्शन प्रत्यक्षीकरण, सामान्यीकरण तथा अमूर्तीकरण। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, उसके बाद अमूर्तीकरण, उसके बाद सामान्यीकरण। तो आपका इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, आपको ये प्रश्न बार बार आता है। सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद अमूर्तीकरण, उसके बाद सामान्यीकरण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आपकी शिक्षण विधि प्रभावी नहीं है तब आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन विषय वस्तु पर शिक्षण अधिगम व्यूह रचना में परिवर्तन कर पुनः पढ़ाएंगे। दूसरा ऑप्शन उस विषय वस्तु को धीरे धीरे पढ़ाएंगे जिसे हमें पढ़ाना है। तीसरा वाला देखिए, उस विषय वस्तु को पूर्ण करने के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था कर द्वारा पढ़ाएंगे। चौथा ऑप्शन छात्रों से कहेंगे कि विषय वस्तु पढ़ा दी गई है, उसे मन में सीखें तथा अधिक समझ के लिए आगे की कक्षा का इंतज़ार करें। तो प्यारे साथियों, जब शिक्षण विधि प्रभावी नहीं है तो आप शिक्षण व्यूह रचना जो लेसन प्लान है उसकी परिवर्तन करके पुनः पढ़ाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सी विधि अधिक सहायक है? साथियों, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि। तो व्याख्यान विधि तो कभी भी सही नहीं हो सकती। समस्या समाधान विधि आप इसका सही उत्तर है, क्योंकि जब अपन समस्याओं का समाधान करते हैं तो उससे सोचने की और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्लेषण विधि के शिक्षण तथा अधिगम प्रदान करना इनमें से किसके अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है? थॉर्नडाइक के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अनुरूप है। अगला प्रश्न, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत क्रियात्मक पक्ष का सही क्रम है? पहला आग्रह, अनुक्रिया, उन्मूलन, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापन एवं चरित्र निर्माण। दूसरा ऑप्शन का क्रम देखिए, उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण तथा आदत निर्माण। तीसरा ऑप्शन देखिए, उद्दीपन, कार्य करना, समायोजन, नियंत्रण, स्वाभाविकरण तथा आदत निर्माण। चौथा ऑप्शन देखिए, आग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, व्यवस्थापन, प्रत्यक्षीकरण तथा चरित्र निर्माण। तो साथियों, किसी भी शैक्षिक उद्देश्य होता है उसका क्रियात्मक पक्ष में सबसे जो अंतिम चरण है वो आदत का निर्माण करना होता है। सबसे पहले आप उसको उद्दीपन कार्य करेंगे, फिर उद्दीपन देंगे। उद्दीपक बहुत ही आवश्यक है। मोटिवेशन भी एक कोई उद्दीपक हो सकता है। कार्य का करना, फिर उस कार्य में नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, उसके सबसे अंतिम चरण है आदत का निर्माण। तो ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखें। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है,
यदि एक परीक्षण को एक समूह पर 2 या 3 बार किया जावे तथा हर बार समूह के छात्रों के अंकों में निश्चितता रहे तो उसमें कौन सी विशेषता निहित है। साथ ही यदि एक परीक्षण को एक समूह पर 2 या 3 बार किया जावे तथा हर बार समूह के छात्रों के अंकों में निश्चितता रहे तो उसमें कौन सा विशेषता निहित है। साथियों, इसकी विश्वसनीयता है वो बरकरार रहेगी। अगर परीक्षण में बार बार किसी परीक्षण के अंतर्गत अंकों का बदलाव हो तो उसमें कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ये विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विवेदनशीलता, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। इनका प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न आता है। आप इनको अच्छे से सीखेंगे तो ही काम चलेगा। अब अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है वह गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है। पहला ऑप्शन द्विगुण गणना पट्ट, दूसरा ऑप्शन ग्राफ्स, तीसरा ऑप्शन युगपत समीकरण, चौथा ऑप्शन समुच्चय सिद्धांत। तो साथियों, इसमें आपका द्विगुण गणना पट्ट यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए एल्गोरिथम, जिसको अपन बूलन अलजेब्रा बोलते हैं, वह बहुत ही आवश्यक है। इसके सिद्धांतों के आधार पर ही गणित की एल्गोरिथम को बनाया जाता है। तो उसको अपन बोलते हैं द्विगुण गणना पट्ट, बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, अगर कोई विद्यार्थी की गणित में उपलब्धि औसत से कम है तो अध्यापक को करना चाहिए। गणित के अध्ययन में अपना समय खराब न करने की सलाह देंगे। दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों को गणित संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने हेतु निदानात्मक परीक्षण देंगे। तीसरा, अंतर्मन में विभिन्न उदाहरणों द्वारा समस्या हल के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथा है ऑप्शन, कठिनाइयों के बारे में माता पिता को बुलाएंगे। तो प्यारे साथियों, इसमें आप देखिए, इसका आपका आंसर सही है, वो है विद्यार्थियों को गणित संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने हेतु निदानात्मक परीक्षण देंगे। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का निदान करेंगे कि समस्या बच्चों को कहाँ आ रही है, सीखने में कहाँ पर रुकावट है। अगला देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर का कक्षा में उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन, अध्यापक के काम के भार को कम करना। अगला, अध्यापक के काम के भार की वृद्धि करना है लेकिन विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तीसरा, अध्यापक के लिए शिक्षण को रुचिकर बनाना। चौथा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और प्रभावी बनाना। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किस गणितज्ञ ने दिया? इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह पहले भी आया हुआ है एग्ज़ाम में। तो रीट के तैयारी करने वाले साथियों, इसको इम्पोर्टेंट लगाइए, क्योंकि ये बार बार आता रहता है। तो देखिए, रोजर बैंकन, लॉक, बेंजामिन पेरिक, बर्टेंडल रसेल। तो इसका ऑप्शन है तीसरा, बेंजामिन पेरिक ने यह स्टेटमेंट, यह कथन दिया था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, दैनिक पाठ्य योजना की आवश्यकता होती है।
पहला ऑप्शन पाठ योजना में प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि एवं उदाहरणों के विकास में सहायता मिलती है। और दूसरा ऑप्शन देखिए साथियों, पाठ योजना शिक्षक के शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाती है। तीसरा, छात्रों को उनके मानसिक स्तर के अनुकूल गृह कार्य देने की व्यवस्था करती है। चौथा ऑप्शन देखिए साथियों, उपयुक्त सभी, तो इसका उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा कोई स्कूल विषय नहीं है जिसका गणित के साथ संबंध नहीं है, निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त कथन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन देखिए, सिर्फ विज्ञान के विषय का गणित के साथ उच्च धनात्मक संबंध है। दूसरा ऑप्शन देखिए, कुछ ही लोग इसका अध्ययन करते होंगे। तीसरा ऑप्शन देखिए, सभी विषयों के साथ गणित के निकट का संबंध है। चौथा ऑप्शन देखिए, गणित की उन्नति दूसरे विषयों से ही ठीक तरह से हो सकती है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सही, सभी विषयों के साथ गणित के निकट संबंध हैं, क्योंकि बिना गणित के इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण की ऐसी कौन सी तकनीक है जिसमें विद्यार्थी अपने उत्तर की जांच तत्काल कर देते हैं। पहला दल शिक्षण, दूसरा मौखिक कार्य, तीसरा निरीक्षित अध्ययन, चौथा अभिक्रमित अनुदेशन। तो आपका इसका अभिक्रमित अनुदेशन है वो सही है। 29वां क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता तथा प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा का एक आवश्यक अंग किसे माना जाना चाहिए। मौखिक गणित को, लिखित गणित को, अभ्यास कार्य को, गृह कार्य को। तो इसमें आपका ऑप्शन चाहिए मौखिक गणित को, क्योंकि दैनिक जीवन में अपन मौखिक गणित को अधिक उपयोग में लेते हैं। अगला प्रश्न, बालकों में अध्ययन की आदतों के विकास के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन का सुझाव किसने दिया। तो ये आपका पहला ऑप्शन है जेम्स ली हॉलैंड, दूसरा है डेजी मार्विल जॉन, तीसरा है एच.सी. मॉरिसन, चौथा है बी.एफ. स्किनर। तो आपका इसका उत्तर है जे.डी. मार्विल जॉन। साथियों, आज हम इन 30 प्रश्नों को ही देखते हैं। आगे के 30 प्रश्न हम अगली कक्षा में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि रीट आने में अब ज़्यादा समय नहीं है। तो आप अपने अध्ययन को निरंतरता दीजिए और व्यर्थ की चीज़ों से बचिए, जिससे कि आप सिलेक्शन लेके विद्यालय की ओर जा सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। धन्यवाद साथियों।